हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। देखो, जैसा कि कमेंट्स आया था कि आपने बताया कि ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के लिए ट्रिक चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक तो नहीं है, लेकिन इसको मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि आप अच्छे से किसी को पढ़ा सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्जी एसिड क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑक्जी एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं और जिसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब ये H प्लस दे देता है तो फिर इसके पास बनता है ऑक्जी आइंस। ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्जी एसिड की बात करें तो देखो, तीन ऑक्जी एसिड होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसी से ही जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो आज तक नीट में आए हैं, जो आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, वो सारे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अच्छे से, चाहे बाहर से भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो कोई भी ऑक्जी एसिड हो आपके फॉस्फोरस का, तो इसमें मिनिमम 1 PO बॉन्ड तो होता ही है। ये चीज़ तीनों के अंदर ही कॉमन है। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ये चीज़ PO बॉन्ड तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट है H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। H3PO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ठीक है, H3PO3 की +3 होती है और H3PO4 जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है +5। देखो, मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं कि यार H3PO4 का क्या क्या काम है, तो यार वहाँ पे आंसर ये चला जाता है कि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो काम कर नहीं पाएगा। अभी अपन देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो जो +1 वाला है उसके पीछे का प्रीफिक्स होता है अस, और उसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया +3 होती है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। और +5 वाले को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो तीन एसिड हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या है? तीनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है PO डबल बॉन्ड O। ठीक है, P डबल बॉन्ड O। फिर देखो आप, इसका फॉर्मूला देखो, H3PO2। इसके अंदर पहले के अंदर एक ऑक्सीजन तो अपन ने डबल बॉन्ड O में लगा दिया है। ठीक है, अब पीछे बचा एक ऑक्सीजन, उसको OH के साथ अटैच, OH के एज में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक P के साथ OH बॉन्ड H3PO2 में। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे H3PO3 की तो इसमें आते हैं दो OH बॉन्ड। ठीक है, और H3PO4 की तो इसमें आते हैं तीन OH बॉन्ड। जितने ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, उससे एक कम OH बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है। बाकी जो एक ऑक्सीजन होता है वो P डबल बॉन्ड O के अंदर यूज हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, जिससे अपने को ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमें समझना है। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं नॉर्मल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जो कॉमन चीज़ें हैं, तीनों ही फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जो फॉस्फोरस है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि तीनों के अंदर ही डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, H3PO2 में भी प्रेजेंट होता है, H3PO3 में भी प्रेजेंट होता है, H3PO4 में भी प्रेजेंट होता है। आगे है बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो H3PO4 के अंदर तीन OH होते हैं, तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। H3PO3 के अंदर दो OH होते हैं, तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर H3PO4 से कम और H3PO2 से ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है H3PO2 का। ये ऑर्डर भी आपके एग्जाम में आता है और पूछते हैं कि यार इनका बेसिसिटी ऑर्डर बताओ, तो फिर आपको ये आंसर देना है कि H3PO4 का सबसे ज़्यादा और H3PO2 का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करते हैं, देखो, एक बात आती है कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन यानी कि विसमानुपातन रिएक्शन, यानी कि एक ही जो
फॉस्फोरस है वो अलग ये अपनी रिएक्शन में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट कि H3PO2 और H3PO3 डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है, H3PO4 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो ऑलरेडी इन हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है, इसलिए ये अपनी विसमानुपातन रिएक्शन है वो शो नहीं कर सकता। और इसकी ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है उसकी हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन देखते हैं, तो H3PO2 या H3PO3 है जो +1 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन में कहाँ तक टूट सकता है? तो वो है pH3, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। और मैक्सिमम कहाँ तक टूट सकता है? तो वो है H3PO4, जिसकी मैक्सिमम ON हो जाती है और +5 ON होती है उसकी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल होता है, इसलिए इसकी डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जैसा मैंने आपको बता दिया है कि H3PO4 डिसप्रपोर्शनल रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। अभी और पीछे कौन कौन सा रह गया है, हाँ, इसकी बात करते हैं, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड है, आपको स्ट्रक्चर में देखना है, जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड है उसकी उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो देखो कि H3PO2 उसके अंदर वो कितने H दे सकता है, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो और दे सकता है और +5 तक जा सकता है। तो सबसे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है वो H3PO2 की होती है, क्योंकि उसमें पीएच बॉन्ड ज़्यादा है। H3PO3 की फिर उससे कम। और H3PO4 तो रिड्यूसिंग नेचर रखता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ON पे है, वो अपनी सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसके बाद अब वो और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं कि यार AgNO3 को Ag में कन्वर्ट करना है तो किससे रिड्यूस करवाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए H3PO2 और H3PO3, क्योंकि दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं। H3PO4 रिड्यूसिंग नेचर नहीं रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आएगा कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 ऑल ऑफ अबोव और ए और बी, तो आपका आंसर होना चाहिए ए और बी, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। आगे देखते हैं कि ये आपको फर्स्ट पेज हो गया था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हो गया। लास्ट बचा है वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट। इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे है। देखो, अगर हमको एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो सबसे पहले हमको बेस से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको किसी भी बेस से इसकी रिएक्शन करवानी है। बेस से रिएक्शन करने के बाद अगर आपके पास OH बचता है तो वो H+ दे सकता है, तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा, वो न्यूट्रल या फिर नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा, सिंपल सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से देखना। H3PO2 की रिएक्शन पहले NaOH से करवाई तो NaH2PO2 बना, जो एक सिंपल सॉल्ट है। इसमें देखो यार, एक OH था वो रिएक्ट कर गया Na से, और अपना कुछ ऐसा देखो, एक OH था, इसका H है वो NaOH से रिएक्ट कर गया और ONA बना दिया, पीछे H+ नहीं बचा जो अब दे सके, ठीक है। तो फिर ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट होने के लिए H+ देना अनिवार्य है, और वो अगर नहीं दे सकता तो फिर एसिडिक सॉल्ट कहाँ का, ठीक है। दूसरे में बात करते हैं H3PO3 के अंदर जो NaOH से रिएक्शन करेगा। तो आपको पता है कि यार H3PO3 के अंदर 2 OH हैं, 2 OH है, तो फिर अगर एक बार NaOH से रिएक्शन करेगा तो एक Na है वो इसका एक OH खा जाएगा, पीछे एक बचेगा ना, ठीक है। तो अब ये एसिडिक सॉल्ट है, जो पहला वाला है वो एसिडिक सॉल्ट है। अगर एक बार रिएक्शन करता है तो दूसरी बार रिएक्शन करेगा तो यार इसके पास 2 ही तो OH है, दोनों ही 2 Na से खा जाएगा, तो फिर कोई नहीं बचेगा OH जो एसिडिक सॉल्ट बना सके इसको, तो फिर ये एक सिंपल सॉल्ट होगा, ठीक है। ये होता है इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में देखते हैं H3PO4। इसके अंदर 3 OH है दोस्तों, आपके पास 3 OH, ठीक है। अगर एक बार Na से रिएक्शन करवाओगे तो 2 OH अभी भी बचते हैं, तो भी वो एसिडिक सॉल्ट है, वो H+ दे सकता है आगे।
और अगर आप दूसरी बार 2 Na से रिएक्शन करवाओगे तो भी आपके पास एक और OH बचता है जो रिएक्शन कर सकता है। लेकिन तीसरी बार रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास कोई ऐसा OH नहीं बचेगा जो नेक्स्ट इसको एसिडिक सॉल्ट बना सके। ठीक है, तो ये होता है एसिडिक सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि H3PO4 अगर Na से रिएक्शन करता है तो 2 एसिडिक सॉल्ट बना सकता है। H3PO3 अगर रिएक्शन करता है तो एक एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, और अगर H3PO2 रिएक्शन करता है तो वो कभी भी एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका ये प्रोसेस होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। ये टोटल हो गए आपके सारे इसके फैक्ट्स, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट जो भी ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस है। ठीक है, अब इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड वो होता है जो एक H+ दे देता है और उसके अंदर OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की अगर बात करते हैं तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक O P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3 और +5 के अंदर प्रेजेंट होता है। +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अब नहीं दे सकता। ठीक है, तो तीनों के नाम होते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो +1 रखता है, +3 रखता है उसका फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड +5 वाले का। तीनों के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने O प्रेजेंट है उसमें से एक तो P डबल बॉन्ड O में लगा दो, बाकी OH में लगा दो, और फिर जो भी बचे आपको H से जोड़ देना है। ठीक है, तो इसकी तीनों की स्ट्रक्चर ये होती है, सिंपल स्ट्रक्चर है एकदम, आपको अच्छे से माइंड में रह सकती है। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया कि यार जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड है स्ट्रक्चर में वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। फिर एक फैक्ट बताया कि H3PO4 अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम ON पे है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि यार कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, लेकिन ये जो H3PO4 है वो तो सारे ही इलेक्ट्रॉन दे चुका है, +5 मैक्सिमम पे है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए ये मैक्सिमम पे है, नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। फिर एक क्वेश्चन बताया था कि यार AgNO3 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार ये इस टॉपिक से उठ के आया है और अपन को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का नेचर लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आगे देखो एक कॉमन चीज़ थी कि यार इनके हाइब्रिडाइजेशन है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, पूछी नहीं जाती वैसे तो, और इन्फॉर्मेशन के लिए याद करना है कि हाइब्रिडाइजेशन है जो इसका वो sp3 है, डी पाई पी पाई बॉन्ड इसमें तीनों में प्रेजेंट होता है। बेसिसिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें जितने ज़्यादा OH वो उतना ज़्यादा बेसिक, तो बेसिसिटी ऑर्डर के अंदर H3PO4 सबसे आगे और H3PO2 सबसे कम। फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट वाले में मैंने आपको अच्छे से समझाया यार कि पहले आपको एक बेस से रिएक्शन करवानी है, फिर देखना है कि क्या उसमें अब OH बचता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, नहीं तो वो सिंपल सॉल्ट है, वो न्यूट्रल हो गया है, वो बेस से न्यूट्रल हो गया, अब वो एसिडिक सॉल्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। तो इसका जो कंक्लूजन था वो आया था कि H3PO2 एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता, H3PO3 बना सकता है और एक बार बना सकता है, H3PO4 है वो 2 बना सकता है। ये इसका आंसर था, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा घुमा फिर रखे, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि यार ये क्वेश्चन उठ के कैसे आया, कैसे इसका लॉजिक लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो नॉर्मल बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। अगला था कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, विसमानुपातन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं, इससे रिलेटेड इसका मोस्ट क्वेश्चन होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड होता है कि भाई एक रिएक्शन के अंदर कोई एलिमेंट है वो अपनी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि भाई जो H3PO2 है और H3PO3 है सिर्फ वही डिसप्रपोज रिएक्शन शो करते हैं, H3PO4 नहीं करता, क्योंकि H3PO4 ऑलरेडी अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब वो न कम जा सकता है न ज़्यादा जा सकता है, पर कम नहीं जा सकता। ठीक है, तो H3PO2 और H3PO3 है वो तो मिडल वाले हैं ना,
तो इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं, और इसकी जो रिएक्शन है वो है ये H3PO2 और H3PO3। अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये रिएक्शन शो करते हैं डिस्पर्पोज रिएक्शन, और PH3 जो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर पे है और H3PO4 जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखता है के अंदर टूट जाता है। ये है फॉस्फोरस का ऑक्सीजन, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता बस। ठीक है, और यही है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि यार ये लॉजिक है, यहाँ लॉजिक ऐसे लगता है। ठीक है, इसके आगे भी जो कोई क्वेश्चन होता है, आपको कुछ डाउट होता है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको श्योर उसके लिए कुछ ट्रिकी वे बता दूंगा। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे से समझ गए, वॉइस ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ होगा, ज़्यादा फास्ट नहीं समझाया होगा। और नीट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।